हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, सुपर फास्ट महिला सुपरवाइजर के आज हम प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तूफानी प्रश्न हैं, ये ऐसे प्रश्न हैं जिनसे 100% जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं और हर तरह के प्रश्न आपको यहाँ पे मिलेंगे। पूरे चारों सेक्शन के सवाल आपको इसके यहाँ पे मिलेंगे। तूफानी 50 प्रश्न है, 50 प्रश्नों को बहुत अच्छे से कर लेना, फटाफट रिवीजन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हेपेटाइटिस मल मौखिक मार्ग से संचारित होता है। मल मौखिक मार्ग से कौन सा मल द्वारा फैलता है या मौखिक मार्ग द्वारा होता है, कैसे संचारित होता है। तो सबसे पहले जो हेपेटाइटिस बी होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। 2006-07 में इसको यूनिवर्सल जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है या सार्वभौमिक जो टीकाकरण कार्यक्रम है उसमें इसको शामिल किया गया था। 2002 में ये आ गया था, इसकी घोषणा हो गई थी और 2006-07 से ये शामिल हो गया था, है ना। इसके प्रकार कितने होते हैं, हेपेटाइटिस ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है। ये 5 प्रकार होते हैं। हेपेटाइटिस जो डी होता है वो हेपेटाइटिस एक डेल्टा वायरस होता है, उसके कारण हो जाता है। हेपेटाइटिस डी नाम का एक डेल्टा वायरस होता है, उसके कारण हेपेटाइटिस डी हो जाता है। जो सबसे कॉमन है वो हेपेटाइटिस बी और सी है। हेपेटाइटिस बी और सी सबसे कॉमन जो हेपेटाइटिस के प्रकार हैं वो बी और सी हैं। हेपेटाइटिस ए की बात करें तो ये दूषित जल द्वारा, दूषित मल द्वारा, दूषित जल या दूषित मल द्वारा होता है और सेम यही ई द्वारा है। लेकिन ई का जो मेन होता है ना, वो ई जो होता है वो मेनली हेपेटाइटिस मल मौखिक मार्ग द्वारा होता है। किसके द्वारा, हेपेटाइटिस ई जो होता है वो मल मौखिक मार्ग से संचारित होता है। विषाणु का प्रकार होता है। इसको हम आंतों से संबंधित रोग भी बोलते हैं और इसकी मृत्यु दर कम होती है, मतलब इससे प्रभावित लोग की मृत्यु दर कम होती है। भ्रूण संबंधी जटिलताएं इसमें ज़्यादा होती हैं, जैसे कि भ्रूण के मुख में अगर मल चला जाता है अंदर, जब माँ के गर्भ में रहता है तो वहाँ पर ये समस्याएं ज़्यादा हो जाती हैं। रक्त परीक्षण द्वारा हम इसका निदान करते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस बी की बात करें तो ये हेपेटाइटिस बी नाम का एक विषाणु होता है। तो हेपेटाइटिस बी विषाणु के कारण हेपेटाइटिस बी होता है और इसका संक्रमण 6 महीने से अधिक समय तक रह सकता है। अगर आप इसकी इंक्यूबेशन पीरियड या संक्रमण अवधि देखो तो ये 6 महीने से ज़्यादा तक रह सकता है हेपेटाइटिस बी। इसके अलावा इसके कारण हेपेटाइटिस बी में यदि बहुत ज़्यादा क्रोनिक हो जाता है, लंबे समय तक हो जाता है, तो लीवर क्या होता है, फेल हो जाता है। लीवर में कैंसर हो जाता है या लीवर में सूजन आ जाती है, जिसको हम सिरोसिस बोलते हैं। इसको ये बढ़ाता है। इसके अलावा रक्त के द्वारा, वीर्य के द्वारा ये शरीर के अन्य पदार्थों में पहुंचता है। तो हेपेटाइटिस बी का संक्रमण किसके द्वारा हो सकता है, रक्त के द्वारा हो सकता है या यौन संक्रमण के द्वारा होता है। यदि किसी भी महिला या पुरुष में यदि ये यौन समस्या है, इस प्रकार की समस्या, हेपेटाइटिस की समस्या है, तो यौन मार्ग द्वारा ये उनके पार्टनर में भी पहुंच सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हेपेटाइटिस बी। ये किसके द्वारा फैलता है, रक्त के द्वारा फैलता है और यौन संक्रमण के कारण फैलता है। हेपेटाइटिस सी की बात करें तो ये हेपेटाइटिस सी विषाणु के कारण होता है, कॉमन बीमारी होती है। इंजेक्शन, औषधि के उपयोग से जुड़े रक्त से रक्त संपर्क आदि के द्वारा ये फैल जाता है। इसका कोई टीका नहीं है और इसका निदान भी रक्त परीक्षण द्वारा किया जाता है। टीका किसका, हेपेटाइटिस बी का होता है टीका, है ना, जो बच्चों को जन्म होते साथ ही लगाया जाता है। हेपेटाइटिस डी जो होता है वो डेल्टा विषाणु के कारण होता है। किसके कारण, डेल्टा विषाणु के कारण होता है और इसका संचरण या तो हेपेटाइटिस बी वायरस के साथ साथ होता है, मतलब जो हेपेटाइटिस का जो बी वायरस होता है उसी के साथ साथ ये डी का संक्रमण हो जाता है। अगर ये हेपेटाइटिस बी जो होता है मात्रा में अगर बढ़ जाता है, मतलब इसको संक्रमित हुए ज़्यादा समय हो जाता है बी को, तो ये हेपेटाइटिस डी का रूप ले लेता है। हेपेटाइटिस बी विषाणु के संयोजन में हेपेटाइटिस डी के कारण मृत्यु दर सबसे अधिक है। मतलब हेपेटाइटिस, मैंने बोला हेपेटाइटिस बी जो होता है वो बढ़ के क्या बन जाता है, हेपेटाइटिस डी बन जाता है। क्रोनिक संक्रमण इसको बोलते हैं और जिसके कारण मृत्यु तक हो जाती है। और हेपेटाइटिस ई किसके द्वारा होता है, मल मौखिक मार्ग से संचारित होता है। कौन सा, हेपेटाइटिस ई। तो ये सारे ही फैक्ट याद रखिएगा। क्या होता है इसके कारण, यकृत में सूजन आ जाती है। जन्म से के तुरंत बाद ही बच्चे को हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो है लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आंगनवाड़ी केंद्रों से संबंधित है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आईसीडीएस से संबंधित है। आईसीडीएस क्या होता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम इसको बोलते हैं। 2 अक्टूबर 1975 में ये आई थी। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को ये अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करती है और 0 से 6 साल तक के बच्चों को ये पोषण प्रदान करती है। इसके अलावा इसमें 15 से 44 साल तक की महिला भी पात्र होती हैं।
ठीक है। अब आंगनवाड़ी केंद्रों में क्या होता है, आयरन फॉलिक एसिड की गोली दी जाती है। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि 6 से 10 साल का अगर बच्चा होगा तो उसको कौन से रंग की दवाई दी जाएगी। 6 से 10 साल के बच्चे को गुलाबी रंग की दवाई दी जाती है। 6 से 10 साल के बच्चे को कौन से रंग की गोली दी जाती है, आयरन फॉलिक। बटी हुई रहती हैं अलग अलग लोगों में गोलियाँ, किशोरों की अलग होती हैं, गर्भवती महिलाओं की अलग होती हैं, बच्चों की अलग होती हैं। तो जो 6 से 10 साल के बच्चे होते हैं उनको किस रंग की गोली दी जाती है, उनको गुलाबी दी जाती हैं। और जो किशोर होते हैं 10 से 19 साल तक के जो होते हैं उनको नीले रंग की दी जाती हैं। और लाल रंग की जो गोली होती है वो गर्भवती महिला को दी जाती है। लाल रंग की गोली किसको दी जाती है, गर्भवती महिला को दी जाती है लाल रंग की गोली। और जो लाल रंग की गोली जो होती है, एक सेकेंड, लाल रंग की गोली कितनी दी जाती है, 180। एनीमिया ना हो महिला को, खून की कमी ना हो, इसी कारण से 180 गोली दी जाती है। लेकिन यदि महिला जो है वो गंभीर एनीमिया से पीड़ित है, गंभीर एनीमिया मतलब उसका अगर हीमोग्लोबिन 7 से कम होता है, यदि महिला का हीमोग्लोबिन 7 से कम होता है तो उसको 360 आयरन फॉलिक एसिड की गोली दी जाती है। यदि हीमोग्लोबिन कितना होता है, 7 से कम होता है, तो उसको 360 आयरन फॉलिक एसिड की गोली दी जाती है। और यदि हीमोग्लोबिन 11-12 ये रहता है तो 180 आयरन फॉलिक एसिड की गोली दी जाती है। तीनों ही फैक्ट याद रखिएगा। लाल गोली किसको दी जाती है, गर्भवती महिला को। गुलाबी किसको दी जाती है, बच्चों को दी जाती है 6 से 10 साल के। और नीली गोली किसको दी जाती है, किशोर या किशोरियों को नीली गोली दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, आयरन फॉलिक एसिड की गोली में, आयरन फॉलिक एसिड की गोली को क्या बोलते हैं, हम IFA बोलते हैं, है ना। आयरन फॉलिक एसिड की गोली को क्या बोलते हैं, IFA बोलते हैं। तो जो आयरन फॉलिक एसिड की गोली होती है उसमें आयरन की मात्रा कितनी रहती है और उसमें फॉलिक एसिड की मात्रा कितनी होती है। एक अगर हम बात की जाए गर्भवती महिला की बात करें आयरन की, एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन 40 मिलीग्राम आयरन होना चाहिए। और अगर फॉलिक एसिड की बात की जाए तो एक गर्भवती महिला को करीब 540 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड की आवश्यकता होती है। एक गर्भवती महिला को इतनी डेली की आवश्यकता होती है रिक्वायरमेंट खाने में, जबकि एक सामान्य महिला को करीब 29 मिलीग्राम आयरन चाहिए है। और फॉलिक एसिड की बात की जाए तो करीब 220 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड एक गर्भवती महिला को चाहिए, सामान्य महिला को चाहिए। गर्भवती महिला को 540 चाहिए। अब यहाँ पे बोल रहे हैं जो हम IFA की टैबलेट देते हैं, जैसे कि हमने आयरन फॉलिक एसिड की 180 गोली दे दी। अब इस 180 गोली में प्रत्येक गोली में आयरन की मात्रा कितनी रहती है और फॉलिक एसिड की मात्रा कितनी रहती है। तो उसका आंसर होगा 100 मिलीग्राम आयरन रहता है प्रत्येक गोली में और 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड रहता है। 100 मिलीग्राम आयरन रहता है और 500 माइक्रोग्राम क्या होता है, फॉलिक एसिड होता है। 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड होता है और आयरन कितना होता है, 100 मिलीग्राम आयरन होता है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है, भारत ने पहली 7 पंचवर्षीय योजना है उसमें कौन सी रणनीति अपनाई थी। तो भारत की जो पहली 7 पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना 1990 में ख़त्म हो गई थी। मतलब जो टोटल 1951 से 1990 तक पहली से 7वीं पंचवर्षीय योजना ख़त्म हो गई थी। तो पूछ रहे हैं कि जो शुरू की 7 पंचवर्षीय योजना थी उसमें भारत ने कौन सी रणनीति अपनाई थी। तो उसमें भारत ने अपनाई थी अंतर्मुखी जो व्यापार रणनीति है वो भारत ने अपनाई थी। कौन सी अंतर्मुखी व्यापार रणनीति अपनाई थी, मतलब वो अंदर ही अंदर व्यापार करता था, देश के बाहर व्यापार नहीं करता था। जबकि 1991 से क्या हुआ, नई विदेश नीति आई, सारी नई नीति बनी, नरसिम्हन समिति बनी, मनमोहन सिंह जो वित्त मंत्री थे उस समय उन्होंने नई, और हमारा जो व्यापार है, देश का व्यापार है, वो बाहर भी होने लगा। और हम एकदम, हमारे जो सरकारी जो संस्थाएं हैं, निजी संस्थाएं हैं, उनको बहुत ज़्यादा उदारवादी नीति दे दी गई है ना, निजीकरण कर दिया गया, उद्योगों का भी निजीकरण कर दिया गया, औद्योगिकीकरण कर दिया गया। इस प्रकार LPG जो नीति आई थी वो 1991 में आई थी। ये नीति के तहत सारी चीज़ें खोल दी थी, मतलब एक पूरा विश्व जो है एक बाजार बन गया था। पहले क्या होता था, 1990 तक क्या होता था कि अंदर ही अंदर व्यापार होता था, बाहर उतना व्यापार नहीं होता था, उतना बहुत ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशंस होते थे। लेकिन अब हर एक जो एक व्यापारी है वो अपनी चीज़ें बाहर भेज सकता है, वहाँ से यहाँ ले सकता है कुछ नियमों के तहत। तो ये चीज़ें जो खोल दी थी।
तो भारत की पहली 7वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1990 में एंड हुई, कौन सी व्यापार रणनीति उसने अपनाई थी? तो अंतर्मुखी व्यापार रणनीति उसने अपनाई थी, और जिसको आयात प्रतिस्थापन भी बोला जाता था। इस रणनीति का उद्देश्य था घरेलू उत्पादन में वृद्धि करना और स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से बचाना। मतलब हमारे उत्पाद बाहरी उत्पाद से प्रतिस्पर्धा ना कर पाए, इसी कारण से ये नीति अपनाई। लेकिन वर्तमान में जो नीति है ये हमारी जो बहिर्मुखी नीति है, मतलब हमारा जो व्यापार है वो बाहर से भी होता है हमारे देश का, और दूसरे देश भी हमारे यहाँ चीज़ें बेचते हैं और हम भी वहाँ पे चीज़ें बेचते हैं। तो पहले जो अपनाई थी वो कौन सी थी? अंतर्मुखी व्यापार रणनीति थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? इनमें से कौन सी योजना थी जो मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? 5वीं थी, पहली थी, तीसरी थी, या कोई नहीं थी? जो पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी वो 1951 में हो गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमने विराम ले लिया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में विराम ले लिया था। इसके अलावा 5वीं पंचवर्षीय योजना में विराम ले लिया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना में विराम ले लिया था। यहाँ पे पूछ रहे हैं मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी, कौन सी ऐसी थी? तो ना तो पहली थी, 5वीं थी, ना पहली थी, ना तीसरी थी। इनमें से कोई भी ऐसी नहीं है जिसने मानव संसाधन विकास पर जोर दिया हो। मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी 8वीं योजना। मानव संसाधन विकास पर कौन सी योजना केंद्रित थी? 8वीं योजना थी। 1 अप्रैल 1992 को शुरू की गई थी। 1992 से 97 में ये योजना आई थी, 8वीं योजना। इस योजना में मानव संसाधन विकास पर जोर दिया था, मिलर मॉडल पर आधारित थी। ये कौन सी योजना पर? मिलर मॉडल पर ये आधारित थी। और इस योजना के दस्तावेज को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद की एक मीटिंग हुई थी 44वीं बैठक में, तब इसको अनुमोदित किया गया था। 2015 तक ये पूरी जो पंचवर्षीय योजना है उनको कौन देखता था? योजना आयोग देखता था। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी योजना आयोग की स्थापना। लेकिन वर्तमान में कौन देखता है? वर्तमान में इसको नीति आयोग देखता है। वर्तमान में इसको नीति आयोग देखता है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। इसके जो अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, और उपाध्यक्ष इन्हीं में से ही, जो प्रधानमंत्री होता है वो उपाध्यक्ष को चुनता है। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई? नीली क्रांति होती क्या है? नीली क्रांति को हम बोलते हैं जो मत्स्य मतलब मछली के विकास पर जो केंद्रित होती है उसको हम नीली क्रांति कहते हैं। तो नीली क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में आई थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना में आई थी? बिल्कुल नहीं। 5वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे मेन आया था गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ योजना आई थी। पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। इसके अलावा सूखा प्रवृत्ता क्षेत्र कार्यक्रम भी पंचवर्षीय योजना में ही दिया था। ठीक है। 6ठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड जो है वो 6ठी पंचवर्षीय योजना में बना था। कौन? नाबार्ड। 7वीं पंचवर्षीय योजना में मत्स्य क्रांति आई थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1985 से 1990 तक। 1985 से 1990 तक आई थी ये 7वीं पंचवर्षीय योजना, और इसमें नीली क्रांति को एक मिशन के रूप में शुरू किया था। इसके अलावा एक मत्स्य किसान विकास एजेंसी भी बनी थी जिसको हम FFDA बोलते हैं। ये केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित थी। सघन समुद्री मत्स्य कार्यक्रम, देखो अगर नीली क्रांति की बात करें तो 7वीं पंचवर्षीय योजना आ जाएगा, लेकिन अगर आपसे बात करें कि मत्स्य विकास कार्यक्रम या सघन समुद्री मत्स्य विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ, तो वो 8वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। कब हुआ था? 8वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था सघन समुद्री मत्स्य विकास कार्यक्रम। लेकिन जो नीली क्रांति आई थी वो कब आई थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना में आई थी। हरित क्रांति कब आई थी? हरित क्रांति 3री पंचवर्षीय योजना में आई थी। हरित क्रांति कब आई थी? 3री पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति आई थी। और नीली क्रांति कब आई थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना में नीली क्रांति आई थी। अगला क्वेश्चन है, शिशु जो होता है, बच्चा जो होता है 0 से 6 महीने का, उसके लिए प्रोटीन की अनुशंसित मात्रा कितनी होती है? एक शिशु को प्रोटीन की मात्रा कितनी दी जाती है? ठीक है, 2.05 ग्राम प्रति किलो आदर्श शारीरिक भार, 2.35 ग्राम प्रति किलो आदर्श शारीरिक भार, 1.65 ग्राम प्रति किलोग्राम आदर्श शारीरिक भार, या 1.05 ग्राम प्रति किलो आदर्श शारीरिक भार, कितनी मात्रा दी जाती है? तो जो बच्चा होता है उसका जितना वजन होता है
उसके प्रति किलो के हिसाब से। जैसे कि बच्चा अगर 3 किलो का है तो उसको कितना दिया जाएगा, लगभग 6.9 ग्राम या 7 ग्राम प्रोटीन उसको दिया जाएगा, है ना। उसका डबल दिया जाएगा, डबल जितना उसका वजन होगा उसमें हम 2.505 का या भी 2 का इंटू करके देख लो। जैसे कि एक बच्चे का वजन 3 किलो है तो उसको कितना प्रोटीन दिया जाएगा, 6 ग्राम प्रोटीन दिया जाएगा। बच्चा 1 साल का हो गया, अगर उसको बच्चा 6 महीने का है, 6 महीने का बच्चा हो जाएगा 6 किलो का। 6 महीने का बच्चा 6 किलो का होगा तो उसे लगभग कितना प्रोटीन दिया जाएगा, उससे उसे 12 से 13 ग्राम प्रोटीन दिया जाएगा। मतलब प्रति किलो जो उसका आदर्श शारीरिक भार होता है उसका 2.5 ग्राम दिया जाता है, प्रति 2.5 ग्राम दिया जाता है प्रति किलो वजन का। जितना उसका वजन होगा उसमें हम 2.5 ग्राम का इंटू कर देंगे, उतना दिया जाता है। 0 से 6 माह के बच्चे की बात की जाए तो एक आदर्श बच्चे का जो वजन होता है वो 3 से 3.5 किलो वजन होता है। 3 से 3.5 किलो वजन एक आदर्श वजन होता है। और हाइट की बात की जाए तो 48 से 50 सेंटीमीटर जो हाइट होती है वो सबसे अच्छी हाइट होती है। इसके अलावा जो शुरू के 6 महीने होते हैं, जन्म के शिशु के 6 महीने में बच्चे का वजन जो होता है अपने जन्म के वजन का दोगुना हो जाता है। 6 महीने में एक बच्चा अगर 3 किलो का है तो उसका वजन 6 महीने में 6 किलो का हो जाएगा। और अगर उसका वजन 1 साल की बात करें तो 1 साल में वजन जन्म के वजन का 3 गुना हो जाता है। तो यदि बच्चा 3 किलो का पैदा हुआ है तो 6 महीने में वो 6 किलो का हो जाएगा और 1 साल में वो 9 किलो का हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर बच्चा 3 किलो का है, पैदा हुआ है, नवजात 3 किलो का है तो 6 महीने में कितने का हो जाएगा, 6 किलो का हो जाएगा। और पूरे 12 महीने में कितने का हो जाएगा, 9 किलो का हो जाएगा। मतलब जन्म के 6 महीने बाद बच्चे का वजन दोगुने रूप से बढ़ता है और तिगुना हो जाता है। कब, 1 साल में उसका वजन तिगुना हो जाता है। जबकि एक बच्चे की लंबाई जो होती है 48 से 50 सेंटीमीटर लंबाई है तो उसकी बच्चे की जो लंबाई दुगनी होती है जब बच्चा 4 साल का होता है, तब उसकी लंबाई उसके जन्म की लंबाई की दुगनी होती है। अगला क्वेश्चन है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया है। चेचक के टीके का आविष्कार किया है रदरफोर्ड ने तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। लुई पास्चर ने रेवीज की खोज जो की थी लुई पास्चर ने की थी। एडवर्ड जेनर जो थे उन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। और जेम्स चैडविक जो थे उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ये आपके काम का नहीं है, आपके काम का है केवल एडवर्ड जेनर। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। बात करते हैं अगर हम चेचक की, तो चेचक जो होता है 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है चिकन पॉक्स और एक होता है स्मॉल पॉक्स। दोनों का ही हमारे भारत से पूरी तरह उन्मूलन हो चुका है। भारत से 1977 में हो गया है और विश्व से 1980 में चेचक का उन्मूलन हो गया है। ठीक है, चेचक जो होता है वेरिसोला जोस्टर वायरस के कारण चिकन पॉक्स हो जाता है। चिकन पॉक्स जो होता है वेरिसोला जोस्टर वायरस के कारण हो जाता है और जो स्मॉल पॉक्स होता है वो वेरियोला वायरस के कारण होता है। दोनों ही जो होते हैं वो चेचक होते हैं, लेकिन इनके प्रकार अलग अलग होते हैं। वेरिसेला जोस्टर के कारण चिकन पॉक्स हो जाता है और स्मॉल पॉक्स किसके कारण होता है, वेरिसोला वायरस के कारण होता है। वेरियोला वायरस कहते हैं। तो वेरियोला वायरस स्मॉल पॉक्स हो जाता है और वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण क्या होता है, चिकन पॉक्स हो जाता है। एक बार उसके मैं चित्र द्वारा बताती हूँ आपको। ये देखो ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये चिकन पॉक्स के रेसेस हैं और ये स्मॉल पॉक्स के रेसेस हैं। स्मॉल पॉक्स देखो इस प्रकार से गोल गोल टाइप हो जाते हैं और इसमें क्या होता है, लाल लाल चिट्टे उठते हैं। तो जो चिकन पॉक्स होता है वो वेरिसेला जोस्टर के कारण होता है और जो स्मॉल पॉक्स होता है वो वेरियोला वायरस के कारण होता है। इस प्रकार से भी इस चित्र से भी आप इसको समझ सकते हैं कि देखिए जो स्मॉल पॉक्स होता है वो पूरे शरीर में छोटे छोटे और चिकन पॉक्स जो होता है मेनली जो होता है छाती को प्रभावित करता है और पैरों को कम प्रभावित करता है। इस प्रकार से आप चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स को समझ सकते हैं। वेरिसेला जोस्टर और वेरियोला वायरस। वेरिसेला जोस्टर के कारण कौन हो जाता है, चिकन पॉक्स होता है और स्मॉल पॉक्स किसके कारण होता है, वेरियोला वायरस के कारण स्मॉल पॉक्स होता है। अगला क्वेश्चन है, जो रक्त होता है हमारे शरीर में वो क्या काम करता है। रक्त हमारे शरीर में क्या काम करता है। रक्त जो होता है एक तो प्लाज्मा से बन के मिलके बना होता है,
आरबीसी से मिलके बना होता है, डब्ल्यूबीसी से मिलके बना होता है, इन सब से मिलकर रक्त बना होता है। और रक्त का लगभग 55% भाग जो होता है वो प्लाज्मा होता है। रक्त शरीर में क्या काम करता है? रक्त हमारे सारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। रक्त क्या करता है? सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। ठीक है, रक्त क्या करता है? ऑक्सीजन पहुंचाता है सारे शरीर में। अगला क्वेश्चन है, हृदय जो होता है उसके कितने कक्ष होते हैं? आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, फॉलो कर लीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। साथ में अगर आपने अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957 इंस्टाग्राम आईडी पर आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिल जाएंगे सुपरवाइज़र के, तो वहाँ आप फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको अभी भी आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी बिल्कुल शून्य है, आप सब पढ़ चुके हो, बिल्कुल भी तैयारी नहीं लग रही है, और अभी अभी ही आपने स्टार्ट किया है, अभी ही फॉर्म भरा है और अभी भी आपको सुपरवाइज़र एग्ज़ाम एनी हाउ निकालना है, तो आप हमारा हम जीतेंगे बैच ले लीजिए। हम फरवरी से बहुत शानदार रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अलावा अभी जो बचे हुए दिन हैं वहाँ हम ट्रिक द्वारा सारा टॉपिक करवा रहे हैं। आपको सारे वीडियो ट्रिक द्वारा मिल जाएंगे। ट्रिक द्वारा एक एक टॉपिक करवाया जा रहा है। अधिकतम एमसीक्यू करवाए जा रहे हैं हर टॉपिक के। ऐसा नहीं है कि एक ही एक टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, एक ही एक टॉपिक पे बिल्कुल आपको भाग नहीं देना है। सिलेबस के 4 भाग हैं, चारों को आपको बराबर भाग देना है। पोषण का मैंने एक वीडियो बताया था, उसमें मैंने बताया था कि आपको छोटे छोटे टॉपिक जो सबसे ज़्यादा नंबर देने वाले हैं उनको आपको करना है, जैसे कि पोषण का टीकाकरण हुआ, कुपोषण हुआ, रोग हुआ, ये जो होते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर देने वाले हैं। इसके अलावा ICMR रिपोर्ट भी हम ट्रिक द्वारा याद कराएंगे। सारा कुछ हम आपको ट्रिक द्वारा याद कराएंगे। अधिकतम आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQ प्रोवाइड किए जाएंगे। जितने भी अधिनियम हैं, जितने भी योजना हैं, इन सारे की डेट और इनकी धाराएं जो होंगी वो ट्रिक द्वारा याद करवाई जाएंगी। इसके लिए आपको क्या होगा, इसके लिए आपको 3 ग्रुप मिले जाएंगे। कोई एप्लीकेशन पे कुछ नहीं होना है। आपको 2 टेलीग्राम ग्रुप मिलेंगे और एक जो होगा व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा। 2 टेलीग्राम और एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा। एक टेलीग्राम पर सारी PDF रहेंगी, सारी वीडियो रहेंगी, और एक टेलीग्राम पर टेस्ट होगा जिसमें सारे टॉपिक के टेस्ट करवाए जाते हैं। रोज़ टेस्ट होता है, ऐसा नहीं है कि एक दिन टेस्ट हुआ। हमारे यहाँ रोज़ टेस्ट होता है, ऐसा नहीं होता केवल संडे के संडे टेस्ट होता है। आज भी टेस्ट है, कल भी टेस्ट था, रोज़ टेस्ट होता है। टेस्ट देकर आप लोग अपने को खुद को बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हो। टेस्ट देकर आपके क्वेश्चन बनते हैं। जो लोग रोज़ टेस्ट दे रहे हैं वो परीक्षा से पहले परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छे से तैयार हो गए हैं। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह का आपको टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा। फ्रेंड देखिए, ये है, मैं अपने हम जीतेंगे बैच टेलीग्राम ग्रुप पर आ गई हूँ। ये इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से ये पूरा ग्रुप मिलेगा। ये देखिए, ये जैसे कि स्वास्थ्य योजना का मैंने ये ट्रिक वीडियो डाला हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले ही डाला हुआ है। इसमें सारी जितनी भी स्वास्थ्य योजनाएं हैं इनको ट्रिक द्वारा मैंने याद करवाया। स्वास्थ्य योजना ही करीब 70 से 80 स्वास्थ्य योजना रहेंगी। अब सारी योजनाओं को आप कैसे याद करोगे, कैसे उनकी डेट याद रखोगे, तो हम पूरा वीडियो लेक्चर के माध्यम से पूरा ट्रिक द्वारा आपको याद करवाते हैं। इसी टेलीग्राम पर आपको ये सारे वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। ये मैंने ICMR में विटामिन E, विटामिन A और विटामिन C को ट्रिक द्वारा याद करवाया है। विटामिन E, विटामिन A और विटामिन C किसकी कितनी मात्रा होती है, एक गर्भवती महिला को कितनी आवश्यकता होती है, एक सामान्य पुरुष को कितनी आवश्यक होती है, तो ट्रिक द्वारा पूरा याद करवाया है। ये विटामिन A है कि किस विटामिन की आदमी को कितना ये विटामिन A चाहिए, गर्भवती को कितना विटामिन A चाहिए, धात्री को कितना विटामिन A चाहिए। इस प्रकार से हमने ये पूरा ICMR की जो रिपोर्ट है, अगर आपको याद नहीं होती तो आप हमारी ICMR रिपोर्ट भी आप ट्रिक द्वारा याद कर सकते हैं। इसके अलावा सारे जितने भी PDF होते हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा MCQ की करवाई जाती है, शॉर्ट टाइप से टॉपिक देके तैयार करवाया जाता है। आप ये देख सकते हैं, जैसे कि इसमें बताया है कि उदिता योजना में कितनी महिलाएं पात्र हैं, दस्तक अभियान में किस उम्र के लोग पात्र हैं, ममता अभियान में कितने उम्र के पात्र हैं, 10 से 19 वर्ष के हैं, लालिमा अभियान में कितने के हैं, तो 9 महीने से 5 साल तक के बच्चे लालिमा अभियान में है, राष्ट्रीय किशोर अभियान में कितने हैं, 10 से 19 हैं। तो इस प्रकार से टॉपिक करवाए जाते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन, ये स्वास्थ्य योजना का पार्ट 3 है। इस प्रकार से देख सकते हैं आप, ये नेतृत्व का वीडियो है, पूरा ट्रिक द्वारा नेतृत्व समझाया गया है। इसमें नेतृत्व के सारे मॉडल कवर किए गए हैं जितने भी हैं, और बहुत ईजी लैंग्वेज में आप देख सकते हैं, पूरा हैंड रिटन है। और यहाँ पे जाके आप पूरी फाइल देख सकते हैं। ये
पूरी जितनी भी फाइल हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखो 351 फाइल हैं इसमें, मतलब 351 फाइल में आपको इसमें पूरा बाल विकास का पूरा सिलेबस मिल जाएगा, आपको इसमें पोषण का पूरा सिलेबस मिल जाएगा, सेकंड पोर्शन का पूरा भाग मिल जाएगा, आपको पूरे अधिनियम मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे अधिनियम, जैसे ये मातृत्व लाभ अधिनियम है, ये गर्भधारण पूर्व प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम है, ये ICMR रिपोर्ट 2020 है, इंटरनेट थ्योरी है, बाल विवाह निषेध अधिनियम है, ये आप देख सकते हैं, ये सती निवारण अधिनियम 1987, अशिष्ट रूपर अधिनियम है 1986, दहेज प्रतिषेध अधिनियम है। हर अधिनियम की थ्योरी भी है, हर अधिनियम के MCQ भी हैं, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। रोग मिलने वाले हैं, पूरे रोगों की ट्रिक मिलने वाली, रोगों की ऊष्मायन अवधि, आज ICMR रिपोर्ट का पूरा डाटा, पूरे जितने भी ICMR रिपोर्ट के डाटा है सारे को ट्रिक द्वारा याद करवाया जा रहा है। इसी प्रकार से आपको एक टेस्ट ग्रुप मिलता है, जहां हमारे यहाँ रात को 10 बजे टेस्ट होता है, लेकिन 1 फरवरी से दिन भर टेस्ट चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो, जब आपको समय हो तब आप टेस्ट दो, दिन भर टेस्ट दो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप ज़्यादा आप परफेक्ट होगे। तो यदि आप ट्रिक द्वारा पढ़ना चाहते हैं, ट्रिक द्वारा टॉपिक याद करना चाहते हैं, डेली टेस्ट देना चाहते हैं, MCQ की बहुत सारे MCQ की, हर टॉपिक के MCQ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप हमारा हम जीतेंगे बैच ज्वाइन कर लीजिए। ओनली 799 उसका चार्ज है। 799 में आपको ये पूरा पैकेज मिलेगा, जिसमें आपको ट्रिक्स भी मिलेंगी, जिसमें आपको टेस्ट भी मिलेगा, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे ट्रिक द्वारा, टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलेंगे, टॉपिक वाइज उसमें PDF मिलेंगी, टॉपिक वाइज उसमें MCQ प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। ये सारी चीज़ वहाँ पर आपको मिलेगी। बात करते हैं हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कितने होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। अगला है दाएं आलेंद, बाएं आलेंद, दाएं निलय, बाएं निलय, इस प्रकार से होते हैं। दूध पिलाने वाली जो माँ होती है उसको प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? दूध पिलाने वाले माँ को आहार में 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कितनी? 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। एक सामान्य महिला की बात करें तो एक सामान्य महिला को लगभग 46 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कितनी? 46 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है एक सामान्य महिला को। एक सामान्य महिला का वजन कितना बताया ICMR रिपोर्ट के अनुसार? 45 किलो वजन बताया है, और एक सामान्य पुरुष का वजन 55 किलो बताया है, और सामान्य पुरुष को प्रोटीन बताया है 56 ग्राम, और सामान्य महिला को प्रोटीन कितना बताया है? 46 ग्राम बताया है। गर्भवती महिला की बात करें अगर हम प्रोटीन की, तो अगर वो दूसरी तिमाही में है तो उसको सामान्य महिला से 9.2 ग्राम प्रोटीन एक्स्ट्रा चाहिए है। ठीक है, अगर वो दूसरी तिमाही में, लेकिन अगर वो तीसरी तिमाही में है तो उसको सामान्य महिला से 22 ग्राम प्रोटीन एक्स्ट्रा चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा? लगभग 67 ग्राम हो जाएगा। मतलब इसके कौन आ रहा है? 70 ग्राम। मतलब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि सामान्य महिला से एक धात्री महिला को कितना प्रोटीन आवश्यक ज़्यादा होता है, कितने ग्राम प्रोटीन आवश्यक ज़्यादा होता है? तो लगभग 22 से 23 ग्राम जो है ज़्यादा चाहिए रहता है। तो दूध पिलाने वाली माँ को कितना चाहिए? और जो 0 से 6 महीने की माता होती है, 0 से 6 महीने के बच्चे की माता होती है, उसको ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है 6 से 12 महीने के बच्चे के अलावा। ये जितना भी ICMR का पूरा रिपोर्ट है ना, ये सारा का पूरा डाटा जो है हमारे ग्रुप में ट्रिक द्वारा करवाया जा रहा है, और सारे एक एक फैक्ट को ट्रिक द्वारा करवा के सारों की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त की pH वैल्यू क्या होती है? 7.36 से 7.42, 8.36 से 8.42, 6.36 से 6.42, कौन सी इसकी मानव रक्त की pH वैल्यू होती है? तो इसकी वैल्यू होती है 7.36 से 7.42 इसकी वैल्यू होती है। और मानव रक्त की प्रकृति कैसी होती है? मानव रक्त की प्रकृति जो होती है क्षारीय होती है। मानव रक्त की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति होती है, और इसका pH मान क्या होता है? 7.36 से 7.42 इसका pH होता है। ज्वर क्या होता है? यदि व्यक्ति को बुखार आ जाए तो इसका मतलब क्या? उसका मतलब होता है उसकी रक्त कणिकाओं में सूजन आ गई है। उसकी ब्लड सेल्स में सूजन आना, उसकी रक्त कणिकाओं में सूजन आने को हम क्या बोलते हैं? ज्वर बोलते हैं। ब्लड सेल्स में सूजन आने को क्या बोला जाता है? ज्वर बोला जाता है। अगला है, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को जैव कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैव कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कोशिका भित्ति जो होती है जैव कोशिका में अनुपस्थित होती है।
अगला क्वेश्चन है, मानवीय महिलाओं में प्रजननीय में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? जब प्रजनन होता है, जब अंडाणु उत्पादन होता है, अंडोत्सर्ग होता है, तो दो हार्मोन बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं। एक तो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एक होता है एस्ट्रोजन। अंडोत्सर्ग प्रक्रिया जब होती है तो ये दोनों हार्मोन बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं। एक तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है और दूसरा क्या होता है, एस्ट्रोजन। ये दोनों ही हार्मोन बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं, याद रखिएगा। अगला है, शरीर रचना की किस वर्गीकरण में लोबस्टर जुड़ा होता है? लोबस्टर जो होता है किसके शरीर में जुड़ा होता है? ये क्रिस्टेशियंस जो होते हैं, जो क्रिस्टेशियंस का प्रकार होता है उनमें लोबस्टर जुड़ा हुआ होता है। अगला है फ्रेंड, देखिए ये महिला सुपरवाइजर के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के क्वेश्चन हैं। ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की ये 500 एमसीक्यू आपको मिलेंगे, सेक्शन 4 के हैं। इस टॉपिक से आपको इन 500 एमसीक्यू के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। ऐसे ही हर टॉपिक के मैं एमसीक्यू देने वाली हूँ आपको। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के जैसे ही आप हमारे हम जीतेंगे बैच के टेलीग्राम में जाओगे, आपको वहाँ पर 500 करके सर्च करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। बस आप इसकी प्रिंट निकाल के इसको कर लीजिए, इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा और इस पूरी पीडीएफ से ही आपके 7 से 8 क्वेश्चन डायरेक्ट बनेंगे, जो इतने ही आना है इस टॉपिक से। ऐसे ही स्कूल पूर्व देखभाल के लिए मैंने 1040 एमसीक्यू की पीडीएफ भेजी है, आपको बस वही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। तो जो लोग भी जुड़े हैं इसको निकलवा के तैयारी कर लीजिए, और जो लोग भी लेना चाहते हैं, जो लोग भी इसी प्रकार टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, एक जगह पे ये आपने पढ़ लिया, आपने मतलब ये एक टॉपिक अपने 8-10 नंबर निपटा दिए। इसी प्रकार से मैं टॉपिक वाइज आपको सारा देने वाली हूँ। ये है हमारा पूरा हम जैतिंग बैच, जिसमें सब कुछ मिलने वाला है। प्रैक्टिस प्रश्न, रिवीजन, ट्रिक द्वारा टॉपिक तैयार, वीडियो लेक्चर, डेली टेस्ट हो रहे हैं, सभी धाराएं, सभी योजनाओं की डेट, ट्रिक से आईसीएमआर ट्रिक से, टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न, गर्भवती महिला प्रसव 1200 प्रश्न, पोषण के करीब 1500 से 2000 प्रश्न, हजारों प्रश्नों की प्रैक्टिस, सिलेबस के हर भाग के करीब 3-3, 4-4 हजार प्रश्न मिलेंगे। टेस्ट भी, ट्रिक भी, वीडियो भी, प्रैक्टिस एमसीक्यू की, थ्योरी भी, मैराथन भी, ये सारा कुछ आपको हमारे इस हम जीतेंगे टारगेट बैच में मिलने वाला है। तो जो भी लेना चाहते हैं ले लो। और फरवरी से इसमें प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट होने वाली है। दिन भर प्रैक्टिस करेंगे अपन, रात भर प्रैक्टिस करेंगे, मतलब जितने ज़्यादा एमसीक्यू लगा पाएंगे लगाएंगे। इसके अलावा मैं कुछ ई बुक भी बनाने वाली हूँ, जिनमें से सबसे पहला जो आपको देने वाली हूँ 1-2 दिन में, वो ग्रंथि हार्मोन, इसके करीब 500 एमसीक्यू दूंगी, उसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। पाचन तंत्र के करीब 500 एमसीक्यू, कुछ नहीं पढ़ना। इसके अलावा गर्भवती महिला के करीब 1200 एमसीक्यू दूंगी, उसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। ऐसे ही एक एमसीक्यू बनाऊंगी प्रसव महिला की, एक बनाऊंगी पोषण की, एक बनाऊंगी अधिनियम की ई बुक, एक होगी योजना की ई बुक। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। अभी जो चल रहा है पूरा ट्रिक द्वारा मैं करवा रही हूँ। ट्रिक द्वारा आप हर छोटे से छोटा टॉपिक्स कर रहे हो, ट्रिक द्वारा आप तैयार कर रहे हो। सारी चीज़ें पढ़ा हुआ नॉर्मली याद नहीं रहता है, लेकिन ट्रिक द्वारा लंबे समय तक याद रहता है। तो जो 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं और जो एफर्ट कर सकते हैं वो हमारा ये बैच ले लीजिए। कोई प्रकार की समस्या हो, हमारा जो चार्ज है वो 799 है, लेकिन अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमें अपनी समस्या बता के 15 से 20% का जो भी डिस्काउंट होता है वो आपको दे दिया जाएगा। अगर आपने कहीं और ले लिया है, कोई समस्या है, पारिवारिक समस्या है, तो आप हमें बता के उसको ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये करा चुकी हूँ, दूध का अपेक्षित घनत्व किसके द्वारा नापा जाता है? तो दूध का जो अपेक्षित घनत्व है वो लैक्टोमीटर। जहाँ दूध वाली बात आ गई वहाँ लैक्टो वाली बात आ जाती है। लैक्टिक मतलब दूध से जुड़ा हुआ शब्द होता है, जहाँ दूध आ गया वहाँ लैक्टिक। तो यहाँ दूध से अपेक्षित घनत्व है, कितना हो जाएगा, लैक्टोमीटर से हो जाएगा दूध का अपेक्षित घनत्व। अब आपके लिए क्वेश्चन है आपके लिए कि दूध में कितना प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? दूध में 100 ml दूध में कितना कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? सारे लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, 100 ml दूध में कितना कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? सारे लोग कमेंट कीजिएगा। जिनको भी मेरे वीडियोस पसंद आते हैं सारे लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट में सारे पढ़ती हूँ, जो लोग कमेंट करते हैं अच्छे कमेंट का स्क्रीनशॉट भी लेके रखती हूँ। तो सारे लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 100 ml दूध में 100 मिलीलीटर दूध में कितना प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और मैं आपको बता दूँ कि कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो आपको बताना है मुझे कि 100 ml दूध में कितना प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जैसे कि 0.03% प्रोटीन पाया जाता है। बात करें प्रोटीन की तो एक
0.2 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है ग्राम में, लेकिन यहाँ पे हम प्रतिशत की बात कर रहे हैं, तो प्रतिशत में 0.2 से 0.3% पाया जाता है। आपको मुझे ये बताना है कि इस 100 ml दूध में कार्बोहाइड्रेट कितना प्रतिशत पाया जाता है। सारे लोग इसका आंसर कीजिएगा। बायोडीजल पौधा कौन सा कहलाता है? जेट्रोफा को हम बायोडीजल पौधा कहते हैं। मनुष्य में कौन से गुणसूत्र के मिलने से बालक का जन्म होता है? देखो, महिलाओं में XX गुणसूत्र पाया जाता है और पुरुषों में XY गुणसूत्र पाया जाता है। यदि महिला का X गुणसूत्र आ गया और पुरुष का X गुणसूत्र आ गया तो किसका जन्म होता है? लड़की का जन्म होता है। लेकिन यहाँ पे बालक की बात कर रहे हैं, तो यदि महिला का X गुणसूत्र आ गया और पुरुष का Y गुणसूत्र आ गया तो किसका होता है? बालक का जन्म होता है। तो पुरुष का Y और स्त्री का X मिलने से क्या होता है? लड़के का जन्म होता है। लड़के पे ही डिपेंड करता है लड़की होगी या लड़का होगा, लड़के के ही गुणसूत्र पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयाघात से संबंधित नहीं है? सीने में दर्द होता है, पसीना एवं जी मचलाता है, बाहाँ दर्द होती है, ये तीनों ही सही है, लेकिन पैरों में दर्द इसका उत्तर नहीं है। जो जितना भी हृदयाघात के लक्षण है आपसे पूछे किस ग्रंथि से संबंधित होते हैं? हृदयाघात, रक्तचाप, ये किस ग्रंथि से संबंधित होते हैं? तो ये एड्रेनल ग्रंथि से संबंधित होते हैं। किससे? एड्रेनल ग्रंथि से ये संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है? एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। कितने बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय। अब एक क्वेश्चन, एक ये तो हो गया स्वस्थ व्यक्ति का हृदय। अब आपसे पूछें, एक नवजात बच्चे का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो एक देखो, अपना तो 72 बार धड़कता है, बच्चा जो होता है उसका हार्ट एकदम से आता है, उसका बीपी जो होता है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, तो इसकी जो धड़कन होती है ना वो 120 से 160 होती है। अपना जो होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, लेकिन शिशु का कितने बार धड़कता है? 120 से 160 होता है, और ये अधिकतम होता है। और ये सोते समय इसका जो बीपी हो जाता है वो लगभग 100 तक 70 से 100 तक पहुंच जाता है। जब बच्चा क्या करता है? जब बच्चा सोता है, सोते समय ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, और जब हम जागते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई रहता है, या हम कुछ काम कर रहे होते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है। ठीक है, तो एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? 72 बार। और एक बच्चे का, नवजात बच्चे का करें तो कितने बार धड़कता है? 120 से 160। वहीं अगर 1 साल के बच्चे का बात करें तो 1 साल का 100 से 120 बार धड़कता है। थोड़ा बीपी तो जो होता है कम होता जाता है, जैसे जैसे उसकी बच्चे की उम्र होती है ना, तो वो कम होता जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में हृदय प्रत्यारोपण का पहला ऑपरेशन किसने किया था? विश्व की बात कर रहे हैं तो विश्व में किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, और भारत में किया था वेणुगोपाल ने। ठीक है, रॉबर्ट कोच ने हैजा की खोज की थी। हैजा वैक्सीन की जो खोज की थी वो किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी, हैजा की। ठीक है, और हृदय प्रत्यारोपण का पहला ऑपरेशन किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। और भारत में किसने किया था? भारत में वेणुगोपाल ने किया था। अगला है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? पेनिसिलिन की खोज की थी। ये एक एंटीबायोटिक होती है, इसके कारण बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं। एंटीबायोटिक दवाई होती है ये पेनिसिलिन, इससे बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं, या उनके जो बैक्टीरिया का अगर विकास हो रहा हो ना तो उसको रोक दिया जाता है। इसके विकास ने पूरी चिकित्सा क्षेत्र में जो है क्रांति ला दी थी। ये जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है ये स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक हैं। कहाँ के हैं? स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक हैं, और उनको 1945 में नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को 1945 में नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। और इसके बाद उन्होंने मतलब एक कल्चर किया था, स्टेफिलोकोकस नामक एक बैक्टीरिया पे कल्चर किया था, और उसमें एक सक्रिय पदार्थ बना था। उस सक्रिय पदार्थ के नाम पर उन्होंने इसका नाम पेनिसिलिन रखा था। ठीक है, तो इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है उन्होंने पेनिसिलिन की खोज कब की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की जो पेनिसिलिन की खोज आई थी वो कब आई थी? तो 1800 से 19वीं सदी में ये आई थी। इसके अलावा एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज की थी रोंटगेन ने। एक्सरे की खोज किसने की थी? रोंटगेन ने की थी। एक दवाई होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की थी अल्बर्ट सेट्ज ने। अल्बर्ट सेट्ज ने सेट्ज ये भी इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी? अल्बर्ट सेट्ज ने की थी। अगला क्या होता है? विटामिन क्या होते हैं? विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं, अकार्बनिक यौगिक होते हैं,
जीवित जीव होते हैं तो विटामिन किस प्रकार के यौगिक होते हैं? विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं या अकार्बनिक यौगिक होते हैं? ये तो एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन 100% लिख लो, ये क्वेश्चन जरूर ही आएगा। विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। और विटामिन हमारे शरीर के लिए एक रक्षात्मक पदार्थ बनाते हैं। कैसा रक्षात्मक पदार्थ बनाते हैं? टोटल जो विटामिन होते हैं 13 विटामिन मानव शरीर में होते हैं, जिनमें से 8 विटामिन जो होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का समूह होता है। बाकी विटामिन ए, विटामिन सी, डी, ई और के होते हैं। ठीक है। इस विटामिन कुछ विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करते हैं, कुछ पोषण के रूप में भी काम करते हैं, कुछ विटामिन हमारी उपापचय क्रिया को करते हैं। इस प्रकार से विटामिन हमारे शरीर में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं और इनकी बहुत कम मात्रा ही हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है। बहुत कम मात्रा में ही इनका काम हो जाता है। तो याद रखिएगा किस प्रकार के तत्व होते हैं विटामिन। विटामिन कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसके अलावा बात की जाए विटामिन की कि कौन कौन से विटामिन होते हैं, तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन बी और जो सी होते हैं वो क्या होते हैं? जल में सॉल्युबल होते हैं या जल में घुलनशील होते हैं। और बात करें विटामिन ए की, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन की, ये जो विटामिन होते हैं ये फैट सॉल्युबल होते हैं, मतलब ये वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन सी और विटामिन ई को एंटीऑक्सीडेंट भी कहा जाता है। विटामिन ए और विटामिन बी की जो खोज की थी वो मैकुलन ने की थी और विटामिन सी की खोज की थी होलकट ने की थी। इसके अलावा विटामिन ई की जो खोज की थी वो बिशप ने की थी। विटामिन ई की खोज किसने की थी? बिशप। बिशप नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने विटामिन ई की खोज की थी। तो याद रखिएगा। विटामिन डी की खोज किसने की थी? विटामिन डी की खोज भी मैकुलम ने की थी। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, ये किसने की थी? मैकुलन ने विटामिन डी की खोज भी की थी। इसको कैल्सीफेरोल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? कैल्सीफेरोल के नाम से इसको जाना जाता है। तो याद रखिएगा। विटामिन डी का आपसे पूछे जनक कौन है, तो मैकुलम है। विटामिन ए को 1913 में मैकुलम ने विटामिन ए को भी खोजा था। विटामिन से याद आया कि आज आप हमारे वो टेलीग्राम ग्रुप पर गए होगे ना, तो आज हमने ICMR रिपोर्ट करवाई है ट्रिक द्वारा। याद, विटामिन ए को करवाया है, विटामिन ई को करवाया है और विटामिन सी को करवाया है। विटामिन ए की सामान्य पुरुष में कितनी आवश्यक होती है, महिला में कितनी आवश्यक होती है, प्रेग्नेंट में कितनी और लैक्टिंग मदर्स में, 0 से 6 महीने के बच्चे में और 6 से 12 महीने के बच्चे में सेम इनका करवाया है। और आपको इनको याद नहीं करना है, हमने एक स्टोरी बनाकर डाल दी है तीनों की, और तीनों ही विटामिन आपको, जिन लोगों ने भी हमारे बैच में उनको पढ़ लिया होगा, सारे लोगों को इसको याद हो गया होगा किस विटामिन की हमारे शरीर में कौन सी मात्रा आवश्यक होती है। पपीते में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो पपीते में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है रेटिनॉल होता है और एक होता है बीटा कैरोटीन। बीटा जो कैरोटीन होता है इसको हम प्रो विटामिन भी बोलते हैं, मतलब ये प्री विटामिन है, विटामिन के बनने से पहले वाला विटामिन है। ये हमें जो हमारी गाजर वगैरह रहते हैं, फल फ्रूट रहते हैं, वहाँ मिलता है। जबकि रेटिनॉल जो होता है जानवरों के जो फूड प्रोडक्ट होते हैं उनसे हमें रेटिनॉल मिलता है। एक सामान्य पुरुष को लगभग 1000 माइक्रोग्राम विटामिन ए की आवश्यकता होती है। बात करते हैं किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है इनमें से, विटामिन ए का, प्रोटीन का, एंजाइम का या हार्मोन का। इन प्रोटीन का भी होता है, एंजाइम का भी होता है। प्रोटीन से तो लगभग हमारा शरीर का 17 से 20% भाग जो होता है हमारे शरीर का प्रोटीन से ही बना होता है, और लगभग 65% भाग जो होता है हमारे शरीर का वो कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ होता है। ठीक है। विटामिन ए जो होता है वो हमें बाहर से लेना पड़ता है, इसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है और विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, याद होना चाहिए आपको। अगला है, मनुष्य के अंगों में कौन एक ऐसा हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभावी है, सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। मनुष्य के अंगों में ऐसा कौन है, तो सब विकिरणों से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है आँख। मनुष्य की जो आँख होती है वो विकिरण से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। अगला है, एनोस्मिया किसे कहते हैं। एनोस्मिया होता है जब ध्यान संबंधी संवेदना की कमी होती है। एनोस्मिया का किसको बोलते हैं, एनोस्मिया जब बोलते हैं जब ग्रहण संबंधी, ध्यान संबंधी जो कमी होती है उसको हम एनोस्मिया बोलते हैं।
ये क्या होता है, इसमें व्यक्ति को क्या होता है, गंध नहीं सुनाई देती, गंध जो होता है वो महसूस नहीं होती, गंध नहीं आती है, सूंघने की शक्ति इसमें कमी हो जाती है। तो सूंघने की शक्ति की जब कमी हो जाती है उसको हम एनोसिमिया कहते हैं। ये मस्तिष्क से क्रोनियल चोट हो, सिर की चोट हो, उस वजह से ये हो जाती है। इसके कारण सर्दी, एलर्जी, साइनस का संक्रमण हो गया, खराब वायु हो गई, उसके कारण भी एनोस्मिया हो जाता है। तो क्या होता है एनोस्मिया, घ्राण संवेदना की जो कमी होती है वो एनोस्मिया का कारण होता है। अगला है, यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी, क्या ये सही है? इसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी, ये बिल्कुल सही है। तो ए और बी इसके दोनों सही हो जाएंगे, और बी जो होगा वो सही हो जाएगा कि अगर हरी सब्जियां नहीं खाएगा तो उसको विटामिन ए नहीं मिलेगा, तो जिससे उसको क्या हो जाएगा, रतौंधी नामक रोग हो जाएगा, जिससे रात में दिखाई देना बंद हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अन्नप्राशन कार्यक्रम आंगनवाड़ी में के माह में किस मंगलवार को मंगाया? देखो आंगनवाड़ी का जो है ना पूरा अपडेट हुआ है, अभी आंगनवाड़ी में सारी चीज़ें अपडेट हुई हैं, है ना। और मतलब जो पहले मंगलवार मनाए जाते थे उससे अलग ही मंगलवार अब मनाए जाते हैं, पहले के मंगलवार से अब अलग मंगलवार मनाए जाते हैं। इसका मैंने पूरा अपडेट इंस्टाग्राम पे डाला है, उसका जो अभी अपडेट हुआ है वो पुराना वाला याद मत करना, सक्षम 2.0 में अपडेट हुआ है। तो ये मैंने आकांक्षा 1957 इंस्टाग्राम पर देख लेना, पूरा आंगनवाड़ी का डाटा मैंने डाला है, जो नया हुआ है आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो क्या होता है इसमें, प्रथम मंगलवार को कौन सा मनाया जाता है, सुपोषण दिवस मनाया जाता है। प्रथम मंगलवार को कौन सा मनाया जाता है, सुपोषण दिवस मनाया जाता है। गर्भवती महिला, गर्भधात्री महिला, उनसे संबंधित पुरुषों को पोषण की जानकारी दी जाती है। दूसरे मंगलवार में गोद भराते हैं, दूसरे मंगलवार में क्या होता है, गोद भराई जाती है। दूसरे मंगलवार में गर्भवती महिला को नारियल वगैरह श्री समस्त श्रृंगार सामग्री इसमें दी जाती है, और उसके परिवारजनों को आमंत्रित किया जाता है आंगनवाड़ी में। तीसरा जो मंगलवार है उसमें मनाया जाता है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन किस में मनाया जाता है, तीसरे मंगलवार में मनाया जाता है। 6 माह बच्चा पूर्ण कर लेता है तो 6 से 24 माह के बीच बच्चों को ऊपरी आहार खिलाया जाता है, 1 कटोरी चम्मच भी दी जाती है। चौथे मंगलवार को जन्म दिवस मनाया जाता है। चौथे मंगलवार को क्या मनाया जाता है, जन्म दिवस मनाया जाता है। और 5वां जो मंगलवार होता है उसको लालिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। लालिमा दिवस के रूप में किस मंगलवार को मनाया जाता है, 5वें मंगलवार को लालिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अन्नप्राशन का तीसरा मंगलवार हो जाएगा। अगला है, किस शारीरिक पराक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है? थ्रोम्बिन मतलब होता है रक्त से संबंधित, रक्त जमाव से संबंधित होता है। विटामिन के की कमी से ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एड्स किससे होता है? एड्स जो होता है विषाणु से होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस विषाणु के कारण ये हो जाता है। इसके लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। इसके अलावा इसमें क्या हो जाता है, शरीर में जो T4 सेल्स होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं, कम होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसके लिए ये परीक्षण किया जाता है। एड्स किसके द्वारा होता है, विषाणु संक्रमित सीरीज यौन संपर्क आदि के द्वारा एड्स वायरस हो एडेनो वायरस नाम की एक फैमिली है, उस परिवार से आता है एड्स। अगला है, एमिनोसेंटेसिस एक ऐसा तरीका है जो बताता है, क्या बता सकता है एमिनोसेंटेसिस की, भ्रूण के लिंग को बता सकता है, हाँ बता सकता है। अमीनो एसिड के प्रकार को ये नहीं बता सकता। प्रोटीन अमीनो एसिड के अनुक्रम को ये भी नहीं बता सकता। हार्मोन के अनुक्रम को ये भी नहीं बता सकता। तो क्या बता सकता है एमिनोसेंटेसिस, एक भ्रूण के लिंग को बता सकते हैं। एमिनोसेंटेसिस के मैंने 50 से 70 क्वेश्चन करवाए, उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। एमनियोटिक द्रव कितना होता है, ये सारी बच्चा जब होने वाला होता है तब एमनियोटिक द्रव की मात्रा कितनी होती है, एमनियोटिक द्रव किससे बनता है, क्या क्या उसमें होता है, ये सारे मैंने फैक्ट करवाए हैं। और सारे ही टॉपिक हम जीतेंगे बैच में डला हुआ है, तो उसको देख लेना, उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। एमनियोटिक द्रव एक बच्चे को जो बाहरी चोटों से रक्षा करता है, चारों तरफ जो होता है भ्रूण के, उसको हम एमनियोटिक द्रव बोलते हैं। ये बच्चे को बाहरी आघात से रक्षा करता है। तो एमनियोटिक द्रव बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसकी जो मात्रा होती है लगभग, अगर 37 सप्ताह में देखा जाए तो लगभग 1000 ml हो जाती है। और प्रसव जब पूर्ण प्रसव हो जाता है तो लगभग इसकी मात्रा 800 ml हो जाती है। अगला है, गोल्डन धान जो होते हैं उसमें सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? गोल्डन दाल जो होते हैं उसमें सर्वाधिक मात्रा विटामिन ए की होती है। जो गोल्डन चावल होते हैं उसमें किसकी होती है? विटामिन ए की होती है। और जो पॉलिश किए हुए चावल आते हैं उसमें किसकी होती है? विटामिन B1 की मात्रा होती है, थायमीन जिसको बोलते हैं।
कौन स्कर्वी रोग के उपचार, स्कर्वी रोग किसके कारण होता है? विटामिन सी के कारण होता है। कौन इसके लिए दिया जाता है? आंवला दिया जाता है। विटामिन सी की अगर बात की जाए तो विटामिन सी, एक बात की जाए एक सामान्य पुरुष की बात की जाए तो 80 मिलीग्राम चाहिए एक सामान्य पुरुष को, 65 मिलीग्राम चाहिए है एक सामान्य महिला को। गर्भवती महिला को 80 मिलीग्राम चाहिए, जो गर्भवती महिला होगी उसको कितना चाहिए? 80 मिलीग्राम चाहिए। और जो लैक्टिंग मदर है उसको 115 मिलीग्राम विटामिन सी चाहिए है। मैंने आज ही याद करवाया है ट्रिक द्वारा हमारे ग्रुप में सारी चीज़ें। इसके अलावा 0 से 6 महीने का जो बच्चा है उसको 20 ग्राम चाहिए है और 6 से 12 मिलीग्राम चाहिए है, और 6 से 12 जो महीने का बच्चा है उसको 27 मिलीग्राम चाहिए है विटामिन सी। तो विटामिन सी बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, घाव को भरने में मदद करता है, ऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। ये सारी ही चीज़ों में विटामिन सी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। खोज किसने की थी विटामिन सी की? होलकट ने विटामिन सी की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का जो पाचन होता है उसमें कौन सहायक होता है? प्रोटीन के पाचन में ट्रिप्सिन एंजाइम सहायक होता है। ये प्रोटीन को किस में बदल देता है? पेप्टोन्स में, और उसके बाद अमीनो अम्लों में बदल देता है। अगला है, मांसपेशियों में कौन सा अम्ल एकत्रित हो जाता है जिसके कारण थकान हो जाती है? तो मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है जिसके कारण बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। कौन सा एक ऐसा पदार्थ है जो समूह में बहुतायत में प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है? आयोडीन। ये समूह में प्राप्त होता है और विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है। कौन सा दिया जाता है? आयोडीन। आयोडीन कितना आवश्यक होता है? 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता प्रतिदिन होती है। जन्म दिवस कार्यक्रम किस माह में? अभी मैंने बताया था, चौथे में जन्म दिवस होता है, तीसरे में अन्न दिवस होता है, दूसरे में गोद भराई दिवस होता है और प्रथम में पोषण दिवस मनाया जाता है। ये मंगलवार कार्यक्रम है, अपडेट हुए हैं, सारे अपडेट याद कर लेना क्योंकि यहाँ से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने एक सुपर 30 सीरीज़ स्टार्ट की है, उसके मैंने 2 वीडियो बना चुकी हूँ। एक कल बनाया था और एक परसों बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसमें मैंने चारों सेक्शन कवर किए हैं। इसके अलावा आज जो दिन में वीडियो आएगा उसमें मैं नवजात की जितनी भी योजनाएं हैं, सरकारी योजना नवजात बच्चों की, वो योजना आपको कराऊंगी। नवजात बच्चों की हमारा जो हम जीतेंगे बैच है, वहाँ पे अभी स्वास्थ्य योजना ही चल रही हैं। करीब मैंने 80 से 85 योजना ऐसी खोजी हैं जो वर्तमान में चल रही हैं और जो पहले आई हैं और अभी भी चल रही हैं, और जो जिनमें स्वास्थ्य नीति भी है, कुपोषण नीति भी है ना, और जितने भी ऐप्स बनाए गए हैं स्वास्थ्य के लिए, जितने भी पोर्टल बनाए गए हैं स्वास्थ्य के लिए, जितने भी सप्ताह मनाया जाता है स्वास्थ्य का, जितना भी माह मनाया जाता है स्वास्थ्य का, जैसे कि विश्व स्तनपान सप्ताह, सुरक्षित मातृत्व सप्ताह, इस प्रकार से सप्ताह भी मनाए जाते हैं। इसके अलावा जितनी भी ऊष्मा या नब्दी है, ये सारे मैं ट्रिक द्वारा याद करवा दूंगी, तो आप उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अगर आपको थोड़ी भी समस्या आ रही है तो आप हमसे जुड़ जाइए, और जो मैं दे रही हूँ टारगेट, बस वो टारगेट करते जाइए, आपका 100% सिलेक्शन होगा। अगर आप जो मैं दे रही हूँ वो डेली करते जाएंगे और डेली उसका टेस्ट देते जाएंगे। हम अगर पीडीएफ हमारे बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं तो उसका तुरंत रात को टेस्ट ले लेते हैं, टेस्ट के बहाने वो उस पीडीएफ को तुरंत याद कर लेते हैं और उनके ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू जो होते हैं वो कलेक्ट होते जाते हैं। उन देशों में जहाँ पर मुख्य खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल होता है, वो लोग कहाँ का किस बीमारी से पीड़ित होते हैं? वो लोग बेरी बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं, विटामिन बी की कमी से हो जाता है। सॉल्क का टीका किस रोग से संबंधित है? साल्क का टीका पोलियो से संबंधित है, 1955 में आया था, सबसे पहले आया था साल्क का टीका पोलियो का 1955 में, और ये एक निष्क्रिय टीका होता है। निष्क्रिय टीका होता है, आईडी मोड से ये दिया जाता है, इसको इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन भी बोला जाता है, और यह IFPV भी बोला जाता है, इनएक्टिवेटेड फ्रैक्सिंग पोलियो वैक्सीन। और एक और आया था सोविन ने जो दिया था, सोविन ने दिया था 1966-67 में, सोविन ने दिया था, वो दिया था ओरल पोलियो वैक्सीन जिसको हम OPV बोलते हैं, उसको सोविन ने दिया था। ये सक्रिय होता है, ये सक्रिय वैक्सीन है, और जो साल्क ने दी थी वो निष्क्रिय वैक्सीन है, ठीक है। और जो होता है ये बाय इंजेक्शन दी जाती है, और जो सोविन की जो है वो सोविन की जो वैक्सीन है वो दी जाती है ओरली, 2 बूंद पोलियो की वही दी जाती है। पोलियो जो कार्यक्रम है 1995 से चल रहा है, और 2014 में भारत पोलियो से मुक्त हो गया है। 24 मार्च को पोलियो दिवस मनाया जाता है भारत में, और 1995 से ये कार्यक्रम चल रहा है, याद रखिएगा। इसके अलावा अब आप लोग मुझे एक कमेंट करके एक और आंसर पूछ रही हूँ, पोलियो का जो टीका है
पोलियो की जो वैक्सीन है या टीका है पोलियो का, वो कितने डिग्री टेम्परेचर पर रखा जाता है? पोलियो की जो वैक्सीन है वो कितने डिग्री टेम्परेचर पर रखी जाती है? सारे लोग कमेंट करके बताइएगा। वैसे तो आपको सारे ही लोग, सारे जो वैक्सीन है, मोस्टली जो वैक्सीन है वो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर रखे जाते हैं, लेकिन ये जो पोलियो की वैक्सीन है ये ऊष्मा के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती है, इसलिए इसको हम कितने टेम्परेचर पर रखते हैं ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये पूरे टीकाकरण का चार्ट है, ये भी आपको हमारे वहाँ इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा, देख लेना। निःशुल्क डला हुआ है और यहाँ से पूरा आपका टीकाकरण आपको मिल जाएगा। ये आंगनवाड़ियों में की कार्यकर्ताओं से मुझे प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आनुवांशिक रोगी में कौन सा संबंधित है? कौन यौन संबंधित है? मतलब रीटेक्सेक्स व्याधि तो नहीं है, सिस्टिक फाइब्रोसिस भी नहीं है, हाइपरटेंशन भी नहीं है, हीमोफीलिया जो है वो आनुवांशिक रोग है। रक्त में रक्त का थक्का नहीं जमता है इसमें, ये राजघरानों में ये बीमारियां देखी जाती। इसमें क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता। इसके लिए सिकल सेल एनीमिया के साथ सरकार इसके लिए एक मिशन भी बनाया है, हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन भी बनाया है। मध्य प्रदेश सरकार ने 2016 में हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन बनाया हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया के लिए। केसीन दूध क्या होता है? केसीन क्या होती है? केसीन एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो दूध में पाई जाती है और रेनिन एंजाइम इसको पचाने का काम करता है। अगला है, हृदय कब आराम करता है? हृदय आराम कर लेगा ना तो आपका ही जीवन भर के लिए आराम हो जाएगा। मतलब हृदय कभी भी आराम नहीं करता है, हृदय हमेशा धड़कता रहता है। सामान्य जो मानव शरीर होता है उसका तापमान सामान्य मानव शरीर का कितना होता है? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और 37 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। ये मानव शरीर का तापमान भी पिछली बार सुपरवाइज़र में पूछा गया है, तो ये भी आपको बहुत अच्छे से करना है। बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। पता चला है कि आप लोग है ना, कुछ भी आप लोगों का क्या है ना, किसी एक टॉपिक के पीछे पड़ जाते हैं और वो टॉपिक नहीं होता तो उसी, जैसे कि प्रबंधन नहीं हो रहा, प्रबंधन सबसे सरल टॉपिक होता है, उसी के पीछे परेशान होते हो। पता चला गर्भवती पढ़ रहे हो, पता चला पोषण पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं पढ़ना है। हर टॉपिक को बराबर तवज्जो देना, वो मार्क्स के अनुसार वहाँ नंबर देंगे। एक टॉपिक को बराबर एक ही चीज़ आप पढ़ते रहोगे जिसको पढ़ना आपको पसंद है, तो वो फिर क्या होगा ना, फिर दूसरे टॉपिक छूट जाएंगे, तो फिर आप पढ़ते रह जाओगे। कठिन बहुत ज़्यादा कठिन मत पढ़ो क्वेश्चन, इतना लेवल क्वेश्चन का नहीं आता है। बेसिक क्वेश्चन को ही घुमाकर पूछ लिया जाता है, वो मेन चीज़ होती है। मूत्रालय के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध आती है, इसका क्या कारण होता है? उसका कारण होता है अमोनिया। अमोनिया के कारण गंध आती है। श्वसन क्रिया में वायु के कौन सी घटक की मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है? तो नाइट्रोजन में परिवर्तन नहीं होता है, बाकी उनमें हो जाता है, नाइट्रोजन में नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करेगा? देखो, नए ऊतक वृद्धि मतलब प्रोटीन। इनमें ना तो फल प्रोटीन है, ना सब्जी प्रोटीन है, ना मिठाई प्रोटीन है। प्रोटीन कौन सा है? पनीर। पनीर एक प्रोटीन है, तो ये ऊतकों की वृद्धि करेगा। अगला क्वेश्चन है, अन्नप्राशन कार्यक्रम के अंतर्गत क्या शामिल होता है? अन्नप्राशन कार्यक्रम क्या होता है? इसमें अन्नप्राशन कार्यक्रम में जो बच्चे होते हैं 6 माह पूर्ण कर लेते हैं, उनको पूरक पोषण आहार दिया जाता है। तो गर्भवती माला को सलाह तो नहीं दी जाती, 6 माह पूर्ण करने पर बच्चों को पहली बार ऊपरी आहार दिया जाता है। तो ये दूसरा इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला है, गर्भवती महिला का वजन ICMR 2024 के अनुसार कितना बढ़ना चाहिए? ICMR 2024 के अनुसार गर्भवती महिला का वजन 10 किलो बढ़ना चाहिए। ICMR 2024 से याद आया, ICMR 2024 के भी सुपर 100 लेके आऊँगी मैं आपको कल या परसों। उससे आपके ICMR 2024 का जो नया डाटा अपडेट हुआ है वो भी आपको मिल जाएगा। करना तो आपको ICMR 2020 ही है, लेकिन कुछ चीज़ों को कैलोरी को डिवाइडेशन कर दिया है 2024 में, वो आपको अच्छे से पढ़ना है, तो ये याद रखिएगा। तो गर्भवती महिला के जो वजन ICMR 2024 के अनुसार कितना बढ़ जाता है? 10 किलो बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, सारे लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा जिनको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, और कमेंट भी कीजिएगा, और जो सुपर 30 सीरीज़ में बता रही हूँ आपको वो ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आपकी तैयारी नहीं है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप ये पूरा फरवरी प्रैक्टिस में देना चाहते हैं, 100% ये सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, तो बिल्कुल डीमोटिवेट मत होइए। सबसे मेन चीज़ होती है लक। हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हो और आप सोच रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है, उसका लक नहीं हो, और आप
थोड़े से में ही आप एग्ज़ाम निकाल पाओ। तो इसलिए मेहनत करना बंद मत करो, मेहनत करते रहो। एक कभी भी किस्मत खुल सकती है और हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है सिलेक्शन होते जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं है, और उनको भी बैठे देखा है जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है। तो इसलिए कभी भी किसी भी पल होप मत खोया कीजिए, पढ़ाई करते रहा कीजिए। जितना आप में हिम्मत है, जितना आप कर सकते हैं, उतना आप इसको डेडिकेशन से कोई चीज़ करते हैं तो वो चीज़ ज़रूर मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जल जनित रोग है? जल के द्वारा कौन सा रोग होता है? देखो, मलेरिया तो प्रोटोजुआ के कारण होता है, खसरा वायरस के कारण होता है, छोटी माता भी वायरस के कारण होती है। लेकिन जो आंत ज्वर होता है इसको हम टाइफाइड बोलते हैं। आंत ज्वर को क्या बोलते हैं? हम टाइफाइड बोलते हैं, और ये एक जल जनित रोग होता है। टाइफाइड हुआ, हैजा हुआ, ये कैसे होते हैं? ये जल जनित रोग होते हैं, याद रखिएगा। टाइफाइड हुआ, हैजा हुआ, ये दोनों ही जल जनित रोग होते हैं। अगला है इजिप्टाई वाहक है, मतलब जो इजिप्ट के कारण होता है, एडीज वाहक के कारण होता है, एडीज मच्छर के कारण होता है, वो कौन होता है? डेंगू का बुखार, मलेरिया का बुखार, फाइलेरिया का बुखार, या काला अजार का बुखार। काला अजार तो लिस्मेनिया के कारण होता है, तो काला अजार होगा नहीं। मलेरिया प्रोटोजुआ के कारण होता है। फाइलेरिया होगा नहीं, कफक के कारण होता है। डेंगू बुखार जो होता है वो एडीज मच्छर के कारण होता है। इसमें प्लेटलेट की कमी हो जाती है। किसमें? डेंगू को बोला जाता है। डेंगू किसके कारण होता है? एडीज मच्छर के कारण डेंगू होता है, याद रखिएगा। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको हमारा बैच लेना है तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा 6260190944 पर। आपको मुझे 6260190944 पर आपको मुझे व्हाट्सअप करके बोलना है कि हमको पैकेज लेना है। मैं आपको पेमेंट नंबर दूंगी। आपका जैसे ही मेरे पे पेमेंट आएगा मैं आपको हमारे तीनों टेलीग्राम ग्रुप से और व्हाट्सअप से जोड़ लूँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।